हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 18th लेक्चर है। फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इंटीग्रिटी के बारे में और बात की थी सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ और फाउंडेशनल वैल्यूज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो टॉलरेंस इज द वैल्यू ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ दोज हु हैव डिफरेंट थॉट्स, कल्चर, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सो ऑन। बेहद सिंपल, कोई ऐसा इंडिविजुअल है या ग्रुप है जो कि आपसे अलग थॉट रखता है या जो आपसे अलग कल्चर से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, रेस से बिलोंग करता है, कास्ट से बिलोंग करता है। अगर आप इस इंडिविजुअल या ग्रुप के व्यूज को और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, देन यू हैव द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। इजी और सिंपल सी बात है। आपसे अलग थॉट रखने वाला कोई इंसान है या ग्रुप है, आपसे अलग कल्चर से, रिलीजन से, रेस से, कास्ट से बिलोंग करने वाला कोई इंसान है, उसके जो व्यूज हैं, उसके जो ओपिनियंस हैं, अगर उनको आप रिस्पेक्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, देन यू हैव द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस इज रिजेक्टिंग एब्सोल्यूटिज्म। टॉलरेंस इज रिजेक्टिंग डॉगमेटिज्म। और ये जो टॉलरेंस है, ये दो लेवल्स पे देखने को मिलता है। एक लेवल तो क्या है कि आप सिंपली जो आपसे अलग थॉट रखने वाला इंसान है या आपसे अलग कल्चर, रिलीजन, रेस, कास्ट से बिलोंग करने वाला इंसान है, उसको आप टॉलरेट करते हो, उससे झगड़ा नहीं कर रहे हो, उसको कुछ कह नहीं रहे हो, बस टॉलरेट कर रहे हो, झेल रहे हो। दूसरा लेवल क्या है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो ग्रुप है जो कि आपसे अलग थॉट रखता है या आपसे अलग कल्चर, रिलीजन, रेस या कास्ट से बिलोंग करता है, आप इसके व्यूज को, आप इसके ओपिनियंस को, आप इसके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो, उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हो, उसमें कभी कभार पार्टिसिपेट भी करते हो, इसको बुलाया जाता है ट्रू सेंस में टॉलरेंस। और ये जो टॉलरेंस है, ये हमारे कल्चर में हमेशा से देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, सर्वधर्म संभव, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टॉलरेंस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 जो कि बात करते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स के बारे में। ये क्या है? ये टॉलरेंस एज अ वैल्यू को दिखाया गया है, बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में, जहां पे हर एक चीज में, हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी ठीक तरीके से फंक्शन करे, लोग मिलजुल के रहें, उसमें टॉलरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। टॉलरेंस क्या है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसी को अगर लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, इज द वैल्यू ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट किसको देनी है? रिस्पेक्ट देनी है टू दी व्यूज एंड ओपिनियंस, टू दी व्यूज एंड ओपिनियंस of those who have different thoughts, culture, religion, race, caste
एंड सो ऑन। बेहद सिंपल। टॉलरेंस क्या है? होपफुली आपको समझ में आएगा। टॉलरेंस इज ऑल्सो रिजेक्टिंग एब्सोल्यूटिज्म। टॉलरेंस इज ऑल्सो रिजेक्टिंग एब्सोल्यूटिज्म, डॉगमेटिज्म। और टॉलरेंस हमारे कल्चर में हमेशा से देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा सर्व धर्म संभव, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेके 30 के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेके 30 तक में बात की गई है कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स के बारे में। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी टॉलरेंस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। और देखो, ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, इनको बेहद सिंपल तौर पे याद रखना है। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो कोई फाउंडेशनल वैल्यू दे दी और पूछ लिया कि बताओ भाई इसके बारे में कुछ लिखो। जैसे टॉलरेंस के बारे में दे दिया कि लिखो इस पर 50 से 80 वर्ड्स। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हो सकता है। दूसरा, केस स्टडीज दी जाती है। और ये जो केस स्टडीज हैं, ये असेंशियली क्या है? ये असेंशियली इन फाउंडेशनल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। आपको केस स्टडी में ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वैल्यू को आप थोड़ा ऊपर रखोगे, किसको थोड़ा सा नीचे रखोगे। अगर आपको इन वैल्यूज का मतलब समझ में आता है तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किस केस स्टडी में किस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो बेहद सिंपल तौर पे ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, इनको समझो। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट to the views and opinions of those who have different thoughts, culture, religion, race, caste, and so on. Tolerance is also rejecting absolutism. Tolerance is also rejecting dogmatism. और टॉलरेंस हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में हमेशा से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने क्या कहा? सर्वधर्म संभव, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेके 30 के बारे में बात कर सकते हो। टॉलरेंस क्या है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है? व्हाई डू वी नीड टॉलरेंस? हमें टॉलरेंस की जरूरत क्या है? देखो, एक तो सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है टॉलरेंस के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना ही करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है टॉलरेंस के बारे में, एक इंपॉर्टेंस तो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है। दूसरा, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो बेहद डाइवर्स सोसाइटी है। इनफैक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में हर एक चीज में, हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप कल्चर ले लो, आप रिलीजन ले लो, आप रेस ले लो, आप कास्ट ले लो, आप लैंग्वेज ले लो। और थॉट्स के मामले में तो होता ही है कि भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। इतनी डाइवर्स सोसाइटी में लोग मिलजुल के रहें, ये जो डाइवर्स सोसाइटी है ये ढंग से फंक्शन करे, उसमें टॉलरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। एक इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है टॉलरेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है?
इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में लोग मिलजुल के रहें, ढंग से रहें, एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम से रहें, उसमें टॉलरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। तीसरा, अगर सिविल सर्वेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इसमें हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में एक लंबा चौड़ा गैप देखने को मिलता है। वीकर सेक्शंस हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, और ये जो वीकर सेक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट में खूब डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, इनको ट्रू सेंस में अपलिफ्ट करने के लिए, इनको ट्रू सेंस में बराबर तक लाने के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर टॉलरेंस एज अ वैल्यू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज जो वीकर सेक्शन है उसके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी जो हालत है, उसको समझने के लिए, उसके व्यू को, उसके ओपिनियन को समझने के लिए, उसको ट्रू सेंस में एक्सेप्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? टॉलरेंस है। तो ये जो वीकर सेक्शंस हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स के अंदर टॉलरेंस एज अ वैल्यू होनी चाहिए। चौथा, इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो सोशल कैपिटल है, ये दो लेवल्स पर ऑपरेट कर रही है। एक तो सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर सोसाइटी को ढंग से फंक्शन करना है तो सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट है, ये जो सोशल कैपिटल है, जब ये बिल्ड होगी, जब ये ट्रस्ट भरोसा होगा लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, तब ये जो सोसाइटी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ढंग से पूरे पोटेंशियल पे फंक्शन कर पाएगी। और इसमें टॉलरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप सामने वाले के व्यू को, ओपिनियन को समझ पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तभी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी तो सोशल कैपिटल डेवलप होगी। और जब ये सब कुछ होगा तो ट्रू सेंस में हम ग्रो कर पाएंगे। तो यहां भी टॉलरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और फिर इसके अलावा हम कहते हैं, हम जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर वन ऑफ द असेंशियल एंड बेसिक फीचर इज, या बेसिक फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी, दिस इज व्हाट, दिस इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। इनफैक्ट इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखो, टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू द व्यूज and opinions of those who have different thoughts, culture, religion, race, caste, and so on. Tolerance is also rejecting absolutism, is also rejecting dogmatism. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो गांधी जी की बात करो। टॉलरेंस हमारे कल्चर में हमेशा से देखने को मिलता है। गांधी जी जो वन ऑफ दी टॉप लीडर्स हैं, या वन ऑफ दी क्या, सबसे बड़े लीडर यही हैं दुनिया भर में। लगभग 70 से 80 देशों में इस आदमी की मूर्ति लगी हुई है, स्टैच्यू लगे हुए हैं। गांधी जी क्या कह रहे हैं? सर्वधर्म संभव, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है टॉलरेंस के बारे में। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई डू वी नीड टॉलरेंस? एक तो इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में टॉलरेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट वैल्यू है। दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स बात कर रहे हैं टॉलरेंस के बारे में। तीसरा, ये जो वीकर सेक्शंस हैं, इनके ट्रू सेंस में अपलिफ्टमेंट के लिए टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा,
इंडियन डेमोक्रेसी या किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और ये जो फ्रीडम है इसको एंश्योर करने के लिए टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पांचवा, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल। ये जो इतनी डाइवर्स सोसाइटी है ये चलती है ट्रस्ट पे, ये चलती है सोशल कैपिटल पे। और ये ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, ये सोशल कैपिटल बनेगी कैसे, उसमें टॉलरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, टॉलरेंस का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है दूसरी वैल्यू के बारे में, और दूसरी वैल्यू के तौर पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, हमने बात की हुई है इसके बारे में। थोड़ा सा पीछे जाओगे और याद करोगे तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। इट इज अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी क्या है? टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। जब आप अपने पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पे, ओपिनियंस के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हो तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सब्जेक्टिविटी बुलाया जाता है। और अगर सब्जेक्टिविटी होगी तो यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर सिविल सर्वेंट्स सब्जेक्टिविटी के बेसिस पे पर्सनल ओपिनियंस या पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजंस लेंगे तो अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बायस देखने को मिलेगा। और अगर बायस देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना डिफिकल्ट होगा, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको चलाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ट्रस्ट है इसको बिल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक बात तो क्या है, एक बात है कि ऑब्जेक्टिविटी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ subjectivity. And what is subjectivity? Subjectivity is simply taking decisions based on personal feelings and opinions. अच्छा, हमें ये समझ में आ गया कि सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, और ऑब्जेक्टिविटी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। हम ऑब्जेक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली टेकिंग डिसीजंस based on facts and figures. Taking decisions based on facts and figures. Objectivity is rejecting prejudices, is rejecting stereotypes, is rejecting preconceived notions, is rejecting personal opinions and personal feelings. That is what is called objectivity. तो objectivity क्या है? Objectivity is basically taking decisions based on facts and figures. Taking decisions या thinking by keeping facts and figures in mind is known as objectivity. Objectivity क्या है? Objectivity is rejecting prejudices, is rejecting stereotypes, is rejecting preconceived notions, is rejecting personal feelings
and opinions while making any decision. That is what objectivity is. ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हम बात कर रहे थे, बायस नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सिविल सर्वेंट सब्जेक्टिव हो जाएगा, अपने पर्सनल ओपिनियंस और फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजंस लेने लगेगा, तो यूनिफॉर्मिटी एंश्योर करना बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा, और सिटीजंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो ट्रस्ट है वो डिप्लीट होने लग जाएगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्वेंट जो है वो अपने अप्रोच में ऑब्जेक्टिव रहें। वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रख के लें, उनके बेसिस पे लें। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो प्रेजुडिस ना हो अपने अप्रोच में। ऐसा ना हो कि यार ये इस पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करता है तो इसके लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये स्टीरियोटाइप्स के बियॉन्ड होने चाहिए। इनके जो डिसीजंस हैं वो प्री कंसीव्ड नोशंस के बेसिस पे नहीं होने चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तब जाके एक बेहतर डिसीजन लिया जाता है, तब जाके अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, तब जाके लोग भरोसा करते हैं कि भाई ये जो सिविल सर्वेंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हमारे साथ में भेदभाव नहीं करेगा, ये हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिविटी क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? दैट वी नो। सवाल आता है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है इसको इनकलकेट कैसे किया जाए? हाउ डू वी इनकलकेट ऑब्जेक्टिविटी? देखो, एक जो सबसे बढ़िया चीज की जा सकती है, जो कि होती भी है, वो क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट में एसओपीज होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एसओपीज होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए। भाई जब आपने एसओपीज को ले डाउन कर दिया है, गाइडलाइंस को ले डाउन कर दिया है, तो अब पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस का कोई स्कोप है ही नहीं। अब आपको जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ये जो एसओपीज हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, इनको ध्यान में रख के लेना है। तो एक तो सबसे पहले तो हर एक डिपार्टमेंट में वेल मैनर में स्ट्रक्चर्ड एसओपीज होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। दूसरा, आजकल तो एआई का जमाना है, तो एआई बेस्ड डेटा एनालिटिकल टूल्स को यूज किया जा सकता है। सिविल सर्वेंट्स को अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना फीलिंग बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। जो डेटा है उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, और खुद से करने की जरूरत भी नहीं है। आपसे ज्यादा कैपेबिलिटी वाला एआई अवेलेबल है मार्केट में, एआई को यूज करो, डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करो, और डेटा जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। उन लाइंस पे आप सोचने की शुरुआत करो। तो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एआई बेस्ड डेटा एनालिटिकल टूल्स को यूज करने की जरूरत है। इसमें एक काम और जरूरी है कि हमें डेटा की जो क्वालिटी है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। डेटा की जो क्वालिटी है उसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। डेटा की क्वालिटी जितना बेहतर होगी उतना बेहतर तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। और हमारे यहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि डेटा एडिक्वेट नहीं है भी तो बहुत पुराना डेटा है। तो ये जो डेटा है इसको हमें अपडेट करने की जरूरत है, इसकी क्वालिटी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा सोशल ऑडिट्स आप कह सकते हो, या फिर सोशल ऑडिट्स, या फिर आप सिटीजन फीडबैक भी कह सकते हो। जो भी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कर रही है या
एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, जिन लोगों को डिलीवर की जानी चाहिए उनको डिलीवर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसके लिए सोशल ऑडिट्स को कंडक्ट किया जा सकता है, सिटीजन फीडबैक लिया जा सकता है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है इसको इनकलकेट कैसे किया जाए, 4-5 चीजें आप कर सकते हो। देखो और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन कम से कम ये जो कॉमन 5-6 चीजें ये तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है एसओपी, एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हर एक डिपार्टमेंट के लिए एडिक्वेटली वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में ले डाउन किए जाने चाहिए। दूसरा, आप एआई बेस्ड डेटा एनालिटिकल टूल्स को यूज कर सकते हो। डेटा की जो क्वालिटी है उसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। सोशल ऑडिट्स आप कर सकते हो, सिटीजन फीडबैक आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान दिया जाए, ये जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिविटी की है तो बढ़िया वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसके सामने बहुत बड़ी समस्या भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और चैलेंज क्या है? चैलेंज है कंपैशन वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो कि आमतौर पर हमने कई बार दिया है कि एक बूढ़ी औरत है मरने जैसी हालत में, खाना नहीं मिला उसको पिछले कई दिनों से, और स्थिति यह है कि अब अगर खाना नहीं दिया गया तो ये एक आधा दिन में मर जाएगी। और ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है उस पर आ गई है और खाना मांग रही है कि खाना दो मुझे। आपको स्थिति दिख रही है कि अगर खाना नहीं दिया गया तो इंसान मर जाएगा, लेकिन इसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स कभी बाढ़ आई थी उसमें बह गए थे। रूल्स क्या कह रहे हैं? रूल्स तो ये कह रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर्स क्या कह रहे हैं कि भाई साहब जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको खाना नहीं दिया जा सकता। लेकिन इंसानियत क्या कहती है, कंपैशन क्या कहता है कि यार पहले खाना दे दो एक टाइम का। इंसान जिंदा रहेगा तो वेरीफाई कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है, वेरीफाई कर लेंगे कि कहां से आया कैसे आया है, चेक कर लेंगे। लेकिन अगर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो टू मच ऑब्जेक्टिविटी, टू मच ऑब्जेक्टिविटी गोज अगेंस्ट कंपैशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिविल सर्वेंट्स हो या इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला कोई भी ऑफिसर हो, काम करने वाला कोई भी इंसान हो, उसको ये जो ऑब्जेक्टिविटी है और ये जो कंपैशन है इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी के चलते आप इतने अंधे हो जाओ कि आपको ये भी दिखाई ना दे कि ये जो जिंदगी है ये इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स, ये फिगर्स, ये सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाई हैं हमारी बेहतरी के लिए। अगर इनके चलते किसी इंसान की जिंदगी जा रही है तो इनका कोई फायदा नहीं है। तो एवरी सिविल सर्वेंट शुड अंडरस्टैंड, एंड इनफैक्ट सिविल सर्वेंट क्यों, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव हो, अच्छी बात है, लेकिन यू शुड नॉट बी टू मच ऑब्जेक्टिव। इतना ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है कि कंपैशन के अगेंस्ट में चले जाओ आप। दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो डेटा क्वालिटी है ये हमारी कंट्री में बेहद पुअर है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पुअर डेटा क्वालिटी। अब डेटा क्वालिटी पुअर है तो आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपके सामने सही से प्रेजेंट ही नहीं की जा रही है। और अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स सही से प्रेजेंट नहीं किए जा रहे हैं तो आप डिसीजन कैसे लोगे, आप ऑब्जेक्टिव कैसे रहोगे, आप सही तरीके से चीजों को कैसे नापोगे? तो ये भी एक चैलेंज है कि ये जो डेटा क्वालिटी है ये बेहद पुअर है। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं ऑब्जेक्टिविटी के सामने। और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इन दो बड़े चैलेंजेस को अपने दिमाग में रखना। एक हमने बात की टॉलरेंस के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी इज डिसीजंस बेस्ड ऑन
पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑब्जेक्टिविटी इज रिजेक्टिंग prejudices, stereotypes, preconceived notions, personal feelings and personal opinions। फिर हमने बात की हाउ डू वी इनकलकेट ऑब्जेक्टिविटी। तीन चार तरीके हैं। एक तो हर एक डिपार्टमेंट में एसओपीज होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। दूसरा, हमें एआई बेस्ड डेटा एनालिटिकल टूल्स को यूज करने की जरूरत है। हमें डेटा की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। हम सोशल ऑडिट्स के ऊपर और सिटीजन फीडबैक के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। चैलेंज क्या है? एक तो डेटा की जो क्वालिटी है वो बेहद पुअर है, और दूसरा चैलेंज क्या है? टू मच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी गोज अगेंस्ट कंपैशन। टॉलरेंस का मतलब क्या है और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है impartiality। impartiality, what is the meaning of impartiality? impartiality का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल शब्दों में अगर कहें तो impartial का मतलब है not being biased towards any individual or any group over the others। किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के प्रति बायस नहीं होना ही क्या कहलाता है? इम्पार्शियल कहलाता है। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से कहें तो इम्पार्शियलिटी क्या है? बीइंग फेयर, बीइंग फेयर टू एवरीबडी, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज के बीच में या तीन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है। अगर आप उन सभी पार्टीज को सुनने का बराबर मौका दे रहे हो, अगर एज अ जज आप किसी एक पार्टी की तरफ बायस नहीं हो, एकदम न्यूट्रल हो, एकदम फेयर हो, और जब आप अपना जजमेंट दे रहे हो तो उस जजमेंट के पीछे प्रॉपर रीजनिंग भी दे रहे हो, तो आप कैसे इंसान हो? आप इम्पार्शियलिटी वाली वैल्यू रखने वाले इंसान। तो व्हाट इज इम्पार्शियलिटी? बेहद सिंपल। इम्पार्शियलिटी क्या है? नॉट बीइंग बायस, not being biased towards any individual or group over others। बायस नहीं होना है किसी के प्रति। और इसी को अगर दूसरे तरीके से कहें तो इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है? इम्पार्शियलिटी इज बेसिकली बीइंग फेयर, is basically giving equal opportunity to all parties involved। डिस्प्यूट के नजरिए से अगर देखें तो इम्पार्शियलिटी इज बेसिकली following the principles of natural justice। क्या है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स? पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे। अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनको सुनने का बराबर फेयर मौका दिया जा रहा है। जब आप जज के तौर पे एक्ट कर रहे हो या जो भी जज के तौर पे एक्ट कर रहा है वो किसी एक पार्टी की तरफ बायस नहीं है, न्यूट्रल है, एकदम इम्पार्शियल है। अगर कहीं पे भी कोई चांसेस हैं कि भाई ये जो जज है वो किसी भी तरीके से किसी एक पार्टी से लिंक्ड है तो फिर रेक्यूजल का ऑप्शन होता है। पिछले साल आपने सुना होगा ये टर्म
अरविंद केजरीवाल केस में बहुत ये टर्म न्यूज में आया था। और जब आप जजमेंट दे रहे हो तो उस जजमेंट के पीछे आपकी रीजनिंग क्या है, उसको आपने स्ट्रांगली वर्ड किया है, लिखा है। अगर ये 3-4 चीजें फॉलो की जा रही हैं तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हो। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हो तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है, आप इम्पार्शियल हो। व्हाट इज इम्पार्शियलिटी? इम्पार्शियलिटी इज बेसिकली नॉट बीइंग बायस टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल और ग्रुप over the others. Impartiality is basically being fair. Impartiality is basically giving equal opportunity to all the parties involved. Impartiality is basically following the principles of natural justice. Impartiality is a very important value when it comes to civil servants. Civil servants, इनके सामने लाखों जिंदगियां होती हैं जो कि इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। इनके सामने हर रोज अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, और छोटे मोटे लोगों के डिस्प्यूट्स नहीं, बड़े बड़े लोगों के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। और कोर्ट्स की अगर बात करें तो ये जो कोर्ट्स में जजेस बैठे हुए हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये भी एक तरीके से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका हिस्सा है। और कोर्ट्स का तो काम ही होता है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करना, इनमें डिसीजंस देना। तो वहां पे इम्पार्शियलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। इम्पार्शियलिटी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार दो पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सोसाइटी में ट्रस्ट बना रहे, सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ट्रस्ट बना रहे, जुडिशरी में ट्रस्ट बना रहे। जज को इम्पार्शियल होना, जज को इम्पार्शियल दिखना, और किसी भी सिचुएशन में जहां आप जज का काम कर रहे हो वहां पे आपका इम्पार्शियल होना, आपका इम्पार्शियल दिखना सोसाइटी के तरीके से फंक्शन करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्योस हो जाएगा। तो इम्पार्शियलिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है, वो है नॉन पार्टीजनशिप। देखो, नॉन पार्टीजनशिप और इम्पार्शियलिटी में मेन डिफरेंस क्या है? इम्पार्शियलिटी इज बेसिकली नॉट बीइंग बायस इन जनरल। जब आप इंडिविजुअल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, जब आप किसी ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, जब आप इन जनरल बात कर रहे हो कि आपको इन जनरल बायस नहीं होना है किसी के प्रति, उसको बोल देते हैं इम्पार्शियलिटी। नॉन पार्टीजनशिप का मतलब क्या है? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अब देखो, आम आदमी है, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, जरूरी नहीं है, उसको तो नहीं होना चाहिए। बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपको सपोर्ट करना है आप करो, जिस आइडियोलॉजी को आपको सपोर्ट करना है आप करो, जिस पॉलिटिकल लीडर को आपको सपोर्ट करना है आप करो, जिस पॉलिसी को आपको सपोर्ट करना है आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, ये जो नॉन पार्टीजनशिप है, ये स्पेशली वैल्यू होती है फॉर सिविल सर्वेंट्स, फॉर सिविल सर्वेंट्स। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए। अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में ये एपॉलिटिकल होने चाहिए। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी आइडियोलॉजी को या किसी लीडर को फॉलो करते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। इसको बोलते हैं नॉन पार्टीजनशिप। और क्यों नहीं दिखाई देने चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज एक तो ये जो सरकार है और ये जो सिटीजन्स हैं, इनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं सिविल सर्वेंट। सरकार सबकी होती है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनकी आइडियोलॉजी से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का या ये जो सिविल सर्वेंट है, इसका काम क्या है कि वो जो पॉलिसी है
उसका फायदा सबको मिले। अगर ये सिविल सर्वेंट भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलाइन हो जाएगा, किसी आइडियोलॉजी के साथ में अलाइन हो जाएगा, तो वो जो पॉलिसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है उसको कैसे इंश्योर करेगा? दूसरा, ट्रस्ट। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि किसी एक कास्ट को ज्यादा सपोर्ट करती है, और वो पार्टी पावर में आ गई है। अब वो पार्टी कोई भी पॉलिसी लेकर आ रही है तो जो दूसरी कम्युनिटी है उसको लग रहा है कि यार ये हमारे अगेंस्ट है, हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब ये जो सरकार की पॉलिसी है और ये जो सिटीजन है, इसके बीच में ट्रस्ट अगर बिल्ड करना है तो सिविल सर्वेंट का रोल है। अगर इस सिविल सर्वेंट पर लोग भरोसा करेंगे तो लोग सुन लेंगे इसकी बात, लोग मान लेंगे सरकार की उस पॉलिसी को। तो टू बिल्ड दैट ट्रस्ट ऑल्सो यू नीड अ पॉलिटिकली न्यूट्रल सिविल सर्वेंट। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो तो जो आपके ऊपर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, लीडर बैठा हुआ है, वो कुछ भी कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आप उसको क्वेश्चन कैसे करोगे? आपने तो उसको भगवान मान लिया। अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल हो तो आप जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको बोल सकते हो कि सर ये जो पॉलिसी है गलत है, ये जो पॉलिसी है इसमें हमें ये रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, उसकी पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली अलाइंड हो गए फिर तो ये जो क्वेश्चनिंग वाली एबिलिटी है ये खत्म ही हो जाएगी। आपने तो भगवान बना दिया सामने वाले को। तो नॉन पार्टिजनशिप, ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये राजा के साथ में, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ में अलाइंड इन द सेंस ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि साहब हम इस पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, इस आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट करते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग भरोसा करना छोड़ देंगे, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगी। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं फिर ये अपनी मनमर्जी करेंगे, इनको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जो नॉन पार्टिजनशिप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो इसमें थोड़ा डिग्रेडेशन देखने को मिला है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमने आजकल की दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से देखी है। बाकी हमसे पहले वाली जो दुनिया थी वो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी है। हो सकता है उस दौर में भी ऐसा होता हो, लेकिन हाँ, जितना हमने देखा है या जितना मैंने देखा है, ये जो नॉन पार्टीशन नाम की जो वैल्यू है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वाली जो वैल्यू है, इसमें कुछ हद तक डिग्रेडेशन देखने को मिला है। बट देन वी हैव अ ब्यूटीफुल कंट्री, वी हैव अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद को रिस्टोर करता रहता है। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुद को रिस्टोर करते रहते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये होता है, चलता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस ह्यूमन नेचर के बावजूद ये जो सारी चीजें हैं ये खुद को रिस्टोर भी करती रहती हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी है खुद को रिफॉर्म करने की। तो नॉन पार्टिसनशिप इज स्पेशली अ वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट्स। ये जितनी भी बातचीत हमने की इसको अगर सम अप करें तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, या फिर ये कहें कि ये जो नॉन पार्टिसनशिप है, इट इज बेसिकली बीइंग apolitical in behavior or in conduct. It is basically the value of being neutral towards political parties, political ideologies, political leaders, etc. नॉन पार्टिसनशिप। लेकिन ये जो नॉन पार्टिसनशिप है इसमें चैलेंज क्या आता है? देखो, एक तो चैलेंज क्या है, एक बड़ा चैलेंज तो ये है कि ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान
कोई भी इंसान बाय नेचर पार्टीजन होता है, बायस होता है। अब थोड़ा तो हर इंसान के अंदर होता ही है ना। जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, उसके प्रति हमारा थोड़ा ज्यादा प्यार होता है। जैसे सोसाइटी में हम पले बड़े, जैसा कल्चर हमने देखा, उसके प्रति हमारा थोड़ा बायस होता है। अब कोई बच्चा ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है जहां पे हमेशा कांग्रेस को पूजा गया, या जहां पे बीजेपी को हमेशा से पूजा गया, या जहां पे किसी तीसरी पार्टी को हमेशा से पूजा गया, उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ, उस पार्टी के लीडर्स की तरफ देखने को मिलेगा। और ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, जो कि कुछ अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंसान तो है ही। और इंसान बाय नेचर पार्टीजन होता है, बाय नेचर थोड़ा सा बायस्ड होता है। इसको ओवरकम करना, ट्रू सेंस में ओवरकम करना, अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, एंड बाय नेचर वी हैव दिस, कि हम थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, हम थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं कुछ चीजों की तरफ, कुछ लीडर्स की तरफ, कुछ आइडियोलॉजीज की तरफ, कुछ पार्टीज की तरफ। तो ट्रू सेंस में नॉन पार्टीजनशिप को फॉलो करना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। तो एक चैलेंज क्या है कि बाय नेचर वी आर पार्टीजन। फिर दूसरा चैलेंज क्या है, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी पोस्टिंग कहां पर होगी, इनका अपॉइंटमेंट, इनकी ईयरली रिपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, इनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनके ऊपर, इनके जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। और जब इतनी सारी चीजें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होंगी, तो फिर ट्रू सेंस में नॉन पार्टीजन होना, ट्रू सेंस में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करना अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज अ चैलेंज, इन फ्रंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो, कि किस तरीके से इस चैलेंज से डील किया जाए। लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है ये नॉन पार्टीजनशिप। ये चैलेंजेस हैं, वी अंडरस्टैंड, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पे लिख लेते हैं कहीं पे, वाई। दो पॉइंट्स जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको याद रखने चाहिए, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। एक तो ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रूल कर रही हो और वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कम्युनिटी को ज्यादा फेवर करती हो, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है उस, और ये जो सरकार है, इसकी पॉलिसीज के बीच में जो ब्रिज का काम करना है वो सिविल सर्वेंट को करना है। और अगर सिविल सर्वेंट के ऊपर लोगों को भरोसा होगा कि पॉलिटिकली न्यूट्रल है, तो लोग ट्रस्ट करेंगे उस सिविल सर्वेंट पे। और अगर ट्रस्ट होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली चलेगा। तो एक तो इस ट्रस्ट के लिए ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनका पॉलिटिकली न्यूट्रल होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, टू क्वेश्चन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। भाई अगर कोई लीडर है और वो कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहा है या ऐसा स्टेप ले रहा है जो कि ठीक नहीं है, जो कि सही नहीं है, आप एज अ सिविल सर्वेंट अगर पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पार्टीजन हो, अगर आप उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या उस पॉलिटिकल लीडर से थोड़ा सा अलाइंड हो, इंक्लाइंड हो उसकी तरफ, तो आपको क्वेश्चन करने में भी झिझक आएगी। आपको लगेगा कि यार चलो करने दो, कोई दिक्कत होता ही है ना। बड़ा सिंपल है कि अपना बच्चा अगर कुछ गलती करे तो उसको हम बड़े प्यार से छोटा करके देखने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी का बच्चा कर दे
अरे शर्मा जी का लड़का किया होगा उसने इतना, बताएंगे इतना। वही है यहाँ पे कि अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल हो तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इसको आप खुल के क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो तो इसमें भी दिक्कत आने वाली है। इजी और सिंपल सी बात। नॉन पार्टिजनशिप का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आएगा। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है, दिमाग में बैठा होगा। ऑब्जेक्टिविटी और टॉलरेंस का मतलब क्या है, ये भी आपके दिमाग में बैठा होगा। देखो, ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना। एक दो और पढ़ लेते हैं, शायद दो ही रह गई हैं। मैं एक बार देख लेता हूं कितनी वैल्यूज रह गई हैं। हाँ, दो वैल्यूज और रह गई हैं, इनको और कर ही लेते हैं, बिकॉज फिर अगले लेक्चर में बहुत छोटा हो जाएगा लेक्चर अगर ये दो वैल्यूज छोड़ दी तो। एक है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। देखो, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इसमें ये जो टर्म है डेडिकेशन, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन का मतलब क्या है? डेडिकेशन का मतलब है कि जब काम की बारी आती है, जब पब्लिक सर्विस की बारी आती है, तो आप टाइम को कंसिडरेशन में नहीं लेते हो। आपका जो अटेंशन है वो पूरे तरीके से पब्लिक सर्विस के ऊपर है। आप वो वाले इंसान नहीं हो कि 9 बजे आओगे और 5 बजे ऑफिस खत्म चले जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द सिचुएशन। टाइम से फर्क नहीं पड़ता है। टाइम हो गया ऑफिस का, 5 बज गए, आपके जाने का टाइम हो गया, लेकिन आप डेडिकेटेड हो। आपको यह है कि यार ये जो काम है ये होना चाहिए। ये जो पब्लिक सर्विस है, इसमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है या इसको कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 बज गए तो क्या हुआ, मैं 7 बजे तक बैठूंगा, लेकिन इसको खत्म करके जाऊंगा। और 5 जैसे ही बजे, 5:30 जैसे हुए, आपका स्टाफ परेशान हो रहा है। आपका स्टाफ आपसे बोल रहा है कि सर आज तो बहुत लेट तक काम कर रहे हो सर, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। अच्छा, स्टाफ को आपकी चिंता नहीं है, स्टाफ को अपनी चिंता है कि ये बैठा हुआ है, इसके चक्कर में मुझे भी यहाँ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो 5 बजे मैं भी निकल जाता घर। और आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको मेरी चिंता नहीं है, इसको अपनी चिंता ज्यादा है। लेकिन आप समझदार भी हो। अब जब 6:30 7 बजे तो आपने बोला कि चलो ऑफिस पे ताला लगा दो, चलते हैं। लेकिन जाते जाते आपने बोला अपने स्टाफ को कि जो फाइल्स रखी हुई हैं ये डिग्गी में रखवा दो। और आप घर गए, आपका जो पार्टनर है उसको बोले कि लो जी, 4 फाइल आप भी पकड़ो, 8 फाइल मेरे पास हैं, दोनों पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप भी कुछ सजेशंस दो। आदि ऑफिसर तो आप भी हो, साथ में रह रही हो या रह रहे हो। ये क्या है? ये डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है। ये आपका पूरा अटेंशन पब्लिक सर्विस में। पूरे अटेंशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस को खराब कर लो आप, लेकिन हाँ, आप डेडिकेटेड हो। आप जो मैंडेट ऑफ द ड्यूटी है उसके बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो। आपको बोला गया है कि 5 बजे तक आपको ऑफिस में रहना है, 5 बजे तक आपको काम करना है, वो मैंडेट ऑफ द ड्यूटी है आपका। लेकिन आप उसके बियॉन्ड अपना टाइम, अपना अटेंशन इस काम को दे रहे हो, इस जॉब को दे रहे हो। दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज मोर देन द मैंडेट ऑफ द ड्यूटी। डेडिकेशन का मतलब है कि आप अपने जॉब के प्रति कमिटेड हो, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस भी है, एक सेंस ऑफ इंटेंसिटी भी है, एक सेंस ऑफ पर्सनल अर्ज भी है। आपके अंदर से वो आवाज आ रही है कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, आई एम डेडिकेटेड। स्पिरिट ऑफ सर्विस है। जब कमिटमेंट, इंटेंसिटी, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, पर्सनल अर्ज, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तब कहीं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस आता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्विसेज वो जॉब नहीं है
कि 9 से 5 तक जाना है। इट इज अ 24/7 जॉब, 24/7 जॉब। लाखों लोगों की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 बज गए, अब मैं कोई कॉल नहीं उठाऊंगा ऑफिस का। रात को 12 बजे आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई हादसा हुआ, रात को 12 बजे आपको कॉल आया और आपको उठ के जाना है, बिकॉज अगर आप नहीं गए तो चीजें और खराब हो जाएंगी। और ऐसे जॉब में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यू नीड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन नहीं है तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार क्या काम पकड़ लिया मैंने, कहां आ गया हूं मैं। यू नीड डेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक सेशन में हमने बात की थी आर्मस्ट्रांग पामे या पेम, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, सॉरी, बट शायद पामे बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग पामे, अ ब्यूटिफुल सिविल सर्वेंट। उनको क्या जरूरत है वो करने की जो उन्होंने किया। मैंने कहानी सुनाई थी, 2 गांव ऐसे थे जिनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, मणिपुर, और जब ये उस पर्टिकुलर रीजन में पोस्टेड थे तो ये गए उन गांव वालों से मिलने के लिए, और गांव वालों ने बड़ा हाथ जोड़ के बोला कि साहब रोड बनवा दो, रोड बन जाएगी तो हमारा कामकाज चल जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। आर्मस्ट्रांग साहब ने सरकार को प्रपोजल भेजा कि पैसे दे दीजिए, रोड बनवानी है। सरकार के पास में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे तो सरकार ने मना कर दिया कि अभी पैसे नहीं है, बाद में देंगे। और ये क्या कर रहे हैं, फेसबुक पेज बना रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई देखो ये समस्या है, सरकार के पास में, हमारे पास में भी पैसा नहीं है, आप हमारी मदद करो। 45 लाख रुपया आया, खुद की जेब से 5 लाख रुपया दिया, इनके भाई ने 1 लाख रुपया दिया जो कि शायद ड्यू में प्रोफेसर है, इनकी मदर ने भी 5,000 रुपए दिए। क्या जरूरत थी उनको ये करने की? उनका काम था सरकार को प्रपोजल भेजना, वो भेज दिया था, सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बात खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। एक नाम, पंजाब फ्लड्स के टाइम पे एक फीमेल आईएएस ऑफिसर है, साक्षी नाम है शायद उनका नाम, साक्षी, हाँ साक्षी शायद, एंड शी वॉज ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग द पंजाब फ्लड्स, ऑन ग्राउंड, विजिटिंग द विलेजेस, मीटिंग द विलेजर्स, पानी में खड़े होकर चीजों का जायजा ले रही हैं। सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर है, कौन बोल रहा है उनको जाने के लिए? नहीं जाती, मना कर दी थी। ये मना करने की जरूरत भी नहीं थी, बस ऑर्डर करना था कि यार ये चीजें ऐसे करनी है, आपको करो। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। और सिर्फ वो नहीं, या ये 2 एग्जांपल्स नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे वो आर डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस। दिस डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24/7 जॉब है, लाखों लोगों की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप लाइटली नहीं ले सकते हो। आप सिर्फ मैंडेट ऑफ द ड्यूटी में काम नहीं कर सकते हो, आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस? ये जितनी भी बातचीत हमने की है इसी को लैंग्वेज में लिखना है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज गिविंग फुल टाइम एंड अटेंशन टू पब्लिक सर्विस। आप अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी अटेंशन पब्लिक सर्विस को दे रहे हो। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज बेसिकली more than the mandate of your duty. It is more than the mandate of your duty. कि जितना ड्यूटी आपको दी गई है कि आपको 9 से 5 तक काम करना है, आप उसके बियॉन्ड जाके अगर काम कर रहे हो, दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज बेसिकली सेंस ऑफ, अभी हमने बात की थी
commitment is basically sense of sacrifice, is basically sense of intensity, is basically sense of personal urge towards public service. जब ये सारी चीजें होती हैं तब जाके कहीं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस देखने को मिलता है. एंड व्हाई इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट? व्हाई? दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस, और बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस. 24/7 जॉब है आपकी. अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो 24/7 जॉब इसको आप फुलफिल कर ही नहीं सकते हो ट्रू सेंस में. और दूसरा, आप सिविल सर्वेंट हो. लाइव्स ऑफ पीपल, लाइव्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन यू. आप ये नहीं बोल सकते हो कि रात में भयंकर एक्सीडेंट हुआ है तो मैं रात में उठ के नहीं आऊंगा. लाखों लोगों की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड करती है. ऐसे जॉब में ट्रू सेंस में अगर फंक्शन करना है तो यू नीड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आएगा. फिर इसके बाद बात आती है करेज के बारे में. करेज के बारे में. और करेज क्या है हमें सबको समझ में आता है. एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, एबिलिटी टू स्टैंड फॉर what is right, ability to stand by your values, by your principles, irrespective of the consequences. कोई फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. सब सिचुएशंस, सब कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद अगर आप डिसीजन ले पा रहे हो, अगर आप अपने वैल्यूज के साथ में, अगर आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ में खड़े हो पा रहे हो, अगर आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर पा रहे हो, देन यू आर करेजियस. करेज क्या है? करेज इज बेसिकली द ability to fulfill your duty, ability to fulfill your duty. Courage is basically the ability to take decisions. Courage is basically the ability to stand by your values and principles, irrespective of the situations and consequences. That is courage. कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फिलहाल नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है. आप अपने वैल्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप डिसीजंस ले रहे हो. दैट इज करेज. एंड करेज अगर एक तरीके से देखा जाए तो इज फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन क्वालिटीज या वैल्यूज. आपको सच बोलना है, करेज चाहिए उसके लिए. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, करेज चाहिए उसके लिए. आपको अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करनी है, करेज चाहिए उसके लिए. आपको इंटीग्रिटी एंश्योर करनी है, करेज चाहिए उसके लिए. इट इज फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन क्वालिटीज. ये वो क्वालिटी है जिसके ऊपर बेस खड़ा होता है. अगर आप करेजियस नहीं हो तो ट्रुथ, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें
आपसे बहुत दूर रहने वाली है। तो यू नीड करेज, यू नीड टू हैव दैट सेंस कि यार मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरे ये वैल्यूज हैं, मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, मैं इनको फॉलो करूंगा और इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस मैं डिसीजंस लूंगा। दैट इज करेज। और करेज का नेक्स्ट लेवल होता है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड आपने ये शब्द सुना होगा। फॉर्टिट्यूड का मतलब क्या है कि एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में आप एकदम कूल हो, आप एकदम कंपोज्ड हो, आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड हो। दैट इज फॉर्टिट्यूड। एंड दिस फॉर्टिट्यूड, दिस करेज इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये जो सिविल सर्विसेज है बाहर से देखने में बड़ी सुंदर जॉब लगती है, क्योंकि आपने सिविल सर्वेंट्स का बड़ा बंगला देखा है, स्टाफ देखा है, प्रेशर नहीं देखा है। पॉलिटिकल लीडर है, पहली बार एमएलए एमपी बना है, पढ़ा लिखा नहीं है, आप इतना पढ़ लिख के सिविल सर्वेंट बने हो और ये सुबह 6 बजे 7 बजे आपको फोन करके सुना रहे ये काम क्यों नहीं हुआ है। ये आपको फोन करके बोल रहा है कि मेरे जो फलाने रिश्तेदार का बेटा है उसका ये जो टेंडर है इसको पास करवा दो। करेज नहीं होगा, कैसे करोगे इस प्रेशर में काम। यू नीड करेज टू फंक्शन प्रॉपरली, एडिक्वेटली, टू टेक डिसीजंस इन दिस सर्विस। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज के बारे में अपन बात कर सकते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जस्टिस के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन ये सारी वैल्यूज आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ आप पॉलिटी में पढ़ोगे, कुछ के बारे में आपको पता चलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, कुछ के बारे में आपको सोसाइटी में पता चलेगा। तो बेसिक आइडिया ले लो, बाकी जो इंपॉर्टेंट वंस है उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो इसके साथ में ये जो यूनिट है, यूनिट 3, ये यूनिट 3 खत्म हो गई। आज मेरे को मेरे फोन ने बहुत डिस्टर्ब किया है, पता नहीं कितनी बार मैं इधर उधर फ्लक्चुएट हुआ हूँ, बट होपफुली अच्छे से रिकॉर्ड हुआ होगा लेक्चर। अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो मैनेज कर लेना। और ये यूनिट 3 यहाँ पे खत्म हो गई। 4 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 4 और बची हुई हैं, जिनमें से एक केस स्टडीज वाला पोर्शन है, उसको अगर छोड़ दें तो 3 ही बची हुई है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।